चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। राजनीतिक विज्ञान का एक नया टॉपिक है सार्क, जिसे हिंदी में कहते हैं दक्षेश। तो सार्क क्या है, दक्षेश क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम अध्ययन करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। तो हम सार्क के बारे में अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो अगर देखा जाए, सार्क इंग्लिश में कहा जाता है और दक्षेश उसका हिंदी नाम है। सार्क एक इंग्लिश नाम है और दक्षेश उसी का हिंदी नाम है। यानी सार्क और दक्षेश एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। सार्क उसको इंग्लिश में कहा जाता है और दक्षेश उसे हिंदी में कहा जाता है। तो आप सार्क और दक्षेश को लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। सार्क इंग्लिश वर्ड है और हिंदी वर्ड उसे दक्षेश कहा जाता है। अगर शार्क और दक्षेश की पूरी बात करें तो शार्क SAARC, शार्क का पूरा नाम है। एस से है साउथ, ए से है एशियन, ए से है एसोसिएशन और आर से है रीजनल और सी से है कॉर्पोरेशन। यानी शार्क का अगर पूरा नाम इंग्लिश में देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर हिंदी में देखें तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसको दक्षिण से द ले लिया है, क्षेत्रीय से शे ले लिया है और संगठन से सहयोग से स ले लिया। तो इसका हिंदी नाम कर दिया है दक्षेश और इंग्लिश नाम कर दिया है सार्क। साउथ से एस ले लिया, एशियन से ए ले लिया, एसोसिएशन से ए ले लिया, रीजनल से आर ले लिया और कॉर्पोरेशन से सी ले लिया। तो इसका शॉर्ट नेम हो गया सार्क। और हिंदी में दक्षिण से द ले लिया, क्षेत्रीय से शे ले लिया और सहयोग से स ले लिया, यानी शॉर्ट नाम हो गया दक्षेश। तो शार्क और दक्षेश एक ही वर्ड है। शार्क उसको इंग्लिश में कहते हैं और दक्षेश उसे हिंदी में कहते हैं। अगर शार्क का पूरा नाम देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, अगर हिंदी में देखें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका उद्देश्य देखें तो दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ाने के लिए, यानी दक्षिण एशिया के जो देश है, जो इसके सदस्य हैं, उनके आपस में सहयोग को बढ़ाने के लिए यह सार्क एक संस्था खोली गई है। तो इसका उद्देश्य दक्षिणी एशिया के जो देश हैं, इसके सदस्य, उनमें आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। अब कौन कौन से देश हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका अगर उद्देश्य देखें तो दक्षिणी एशिया के जो देश हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनमें आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है सार्क का। स्थापना अगर देखें तो 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1950 को शार्क जो क्षेत्रीय संगठन है उसकी स्थापना हुई है और ढाका घोषणा पत्र के आधार पर, ढाका का जो चार्टर बना है, ढाका का जो कानून बना है, उसके आधार पर इसकी स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 को। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो अभी तक 8 सदस्य देश हैं, जिनमें से सबसे नया अफगानिस्तान 2007 में इसका 8वां सदस्य बना है। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 7 देश थे। इसके बाद 8वां देश अफगानिस्तान के रूप में 2007 में इसके साथ जुड़ा है। तो अगर मूल समय में या मूल चार्टर में या इसकी स्थापना के समय अगर देशों की संख्या कहें तो 7 देश हैं और वर्तमान में इसके 8 देश हैं। अफगानिस्तान जो कि नया 2007 में इसका सदस्य बना है। इसका सचिवालय की बात करें तो इसका सचिवालय है काठमांडू, जो कि नेपाल में है। तो इसका सचिवालय, दक्षेश या सार्क का सचिवालय है, वो काठमांडू नेपाल में स्थापित है। दक्षेश की स्थापना का विचार सबसे पहले किसे आया, तो दक्षेश की स्थापना का विचार 1979 में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने दिया था। यानी सार्क या दक्षेश की अगर बात की या विचार सबसे पहले किसे आया तो 1979 में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे जिया उर रहमान, उन्होंने सबसे पहले इसका विचार दिया था। तो सार्क का विचार देने वाले थे 1979 में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने इसका विचार दिया था। अगर सार्क में अगर भारतीय महासचिव कौन कौन बने उसकी बात करें तो भारत की तरफ से महासचिव बनने वाले हैं
श्रीकांत किशोर भार्गव जो कि 1989 में सार्क के महासचिव के रूप में भारत की तरफ से थे। तो भारतीय महासचिव अगर सार्क संगठन में बने तो श्रीकांत किशोर भार्गव जो कि 1989 में बने और शीलकांत शर्मा जो कि 2008 में बने। यानी शीलकांत शर्मा 2008 में बने थे और श्रीकांत किशोर भार्गव 1989 में भारत की तरफ से सार्क में महासचिव का पद ग्रहण किया था। अगर सार्क के अन्य देशों की बात करें तो 8 देश हैं, 7 इसकी स्थापना के समय से ही थे और 8वां अफगानिस्तान जो कि 2007 में इसके साथ जुड़ा है। तो अगर 8 देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल, ये 8 देश सार्क के सदस्य हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल इसके 8 सदस्य देश हैं। तो सार्क के 8 सदस्य देश है, 7 इसके स्थापना के समय से ही थे और 8वां अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा है। तो 8 देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल। ये सारे देश दक्षिण एशिया में आते हैं, इसलिए इसका नाम दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन रखा है। तो इन 8 देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई, जिसे हम सार्क कहते हैं या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें कि वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश हैं, यानी वर्तमान में सार्क जो संगठन है उसके अंदर 9 पर्यवेक्षक देश है। पर्यवेक्षक देश से अर्थ है वे देश जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि सार्क जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके पर्यवेक्षक के रूप में 9 देश यहाँ पर हैं। तो सार्क संगठन अपने कार्यों का सही तरीके से जो इसलिए बनाया गया उस प्रकार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए 9 पर्यवेक्षक देश यहाँ पर बनाए गए। 9 पर्यवेक्षक देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन कंट्रीज, ईरान, जापान, कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 9 देश हैं जो कि पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हैं। यानी सार्क जो संगठन बनाया गया है वो अपने उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका पर्यवेक्षण करने के लिए ये 9 देश बनाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन संघ, ईरान, जापान, कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में ये 9 पर्यवेक्षक देश सार्क का पर्यवेक्षण करते हैं। यानी कि सार्क जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका पर्यवेक्षण करने का काम ये 9 कंट्रीज या 9 देश करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सार्क और दक्षेश के अगर कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें कि किन किन कार्यों क्षेत्रों में ये कार्य करेगा, तो अगर उनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये जो 8 देश जो इसके सदस्य हैं वो आपसी सहयोग करेंगे। इन किन विषयों के कार्यों पर ये लोग आपसी सहयोग करेंगे, यानी आपस में सहयोग करेंगे। पहला है मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह इस पर विचार विमर्श करेंगे। और अगर किसी को इसकी सहायता की जरूरत हो किसी देश को तो वो आपस में सहायता भी करेंगे। तो मानव संसाधन के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो क्या क्या करना चाहिए, मानव संसाधन विकास यानी बेरोजगारी वगैरह को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, पर्यटन को हमारे देश में बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो उस पर ये 8 देश आपस में सहयोग करेंगे। दूसरा अगर देखें तो कृषि एवं ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए या खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या नए नए वैज्ञानिक तरीके या क्या क्या उपाय या क्या क्या कौन कौन से खाद्य पदार्थ जिनका उत्पादन बढ़ाया जाए,
तो उनके ऊपर जो विचार विमर्श है वो 8 देश मिलकर करेंगे। और अगर किसी को तकनीकी सहायता की आवश्यकता है कृषि के क्षेत्र में या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, तो ये आपस में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे ये 8 देश, जो कि दक्षिण एशिया में ये उसी 8 देश आपस में यह कार्य करेंगे। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई योजना है तो 8 देश इस पर विचार करके उस योजनाओं को लागू करेंगे तथा आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित, प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़, भूकंप या ऐसी कोई आपदा आ जाए, या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई तकनीक है तो वह आपस में सहयोग द्वारा एक दूसरे की मदद करेंगे, आपस में एक दूसरे को बताएंगे। पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक आपदा से निपटारे के लिए और बायोटेक्नोलॉजी तकनीक का प्रयोग एक दूसरे को करने के लिए आपस में सहयोग करेंगे। आर्थिक, व्यापार एवं वित्त। आर्थिक रूप से व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, वित्त संबंधी जो योजनाएं कैसे बढ़ाई जाए, यानी कि आर्थिक रूप से व्यापार एवं वित्त को बढ़ाने के लिए ये 8 देश आपस में सहयोग करेंगे कि कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए, आपस में व्यापार कैसे बढ़ाया जाए और दूसरे देशों से भी व्यापार कैसे बढ़ाया जाए। वित्त, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था को तीव्र कैसे की जाए, कौन कौन सी योजनाएं लागू की जाए जिससे कि हमारी आर्थिक गति तीव्र हो जाएगी। तो व्यापार एवं वित्त को बढ़ाने के लिए भी ये 8 देश आपस में सहयोग करेंगे। सामाजिक मुद्दों के अगर कोई है तो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक रूप से कोई मुद्दे 8 देशों में है तो अगर उनके लिए सहयोग की आवश्यकता है तो वह भी इन 8 देशों द्वारा आपस में सहयोग किया जाएगा। सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को हटाने के लिए और सूचना तकनीक को बढ़ाने के लिए अगर आपस में कोई तकनीक है तो आपस में इसका सहयोग किया जाएगा, आपस में उस तकनीक को बांटा जाएगा जिससे कि 8 देश सूचना एवं तकनीकी में आगे बढ़ सके और गरीबी को कम कर सके। ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी ये 8 देश अपनी अपनी तकनीकी को आपस में बांटकर सभी देशों को सहयोग प्रदान करेंगे। और शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति तथा अन्य क्षेत्रों में भी ये दक्षिण एशियाई 8 देश आपस में सहयोग करेंगे। तो ये इनका कार्य क्षेत्र है कि अगर पहला देखें तो मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक, व्यापार और वित्त को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक मुद्दों की अगर बात है तो वहां पर भी आपसी सहयोग ये 8 देश करेंगे और आपस में सहयोग करके इस संगठन को और मजबूत करेंगे। सूचना एवं गरीबी उन्मूलन को, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को और शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति जैसे तकनीकों को आपस में बांटकर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सार्क और दक्षेश के अगर उद्देश्य की बात करें तो निम्न उद्देश्य उसके रहे हैं। पहला है दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्य करना, यानी दक्षिणी एशिया क्षेत्र की जो जनता है उसके कल्याण के लिए तथा उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए दक्षेश संगठन कार्य करता है। तो जो वहां की जनता है दक्षिण एशिया की, उनके जनता के कल्याण के लिए तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने या उन्नत बनाने के लिए दक्षेश संगठन कार्य करता है। अगर दूसरी बात देखें तो दक्षिण एशिया में जो आर्थिक प्रगति है, सामाजिक उन्नति है, संस्कृति में विकास में तेजी लाना, यानी दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी विकास है उनमें तेजी से कार्य करना इनका मुख्य कार्य रहा है। तो दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति कैसे बढ़ाई जाए, सामाजिक जीवन को उन्नति कैसे प्रदान की जाए और सांस्कृतिक विकास कैसे किया जाए, इस क्षेत्र में यह संगठन कार्य करता है। सदस्य देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग तथा पारस्परिक सहायता को बढ़ाना, यानी सदस्य देशों के पास कोई आर्थिक नीति है या सामाजिक कोई है, सांस्कृतिक या तकनीकी या वैज्ञानिक कोई तकनीक उपलब्ध है तो उसका सक्रिय रूप से उसका सहयोग करना तथा एक देश को दूसरे देश की सहायता इस तकनीक को ट्रांसफर करके
करनी चाहिए, यानी हस्तांतरण करे। एक देश दूसरे देश को अपनी तकनीक दे जिससे कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में विकास हो सके दक्षिण एशियाई देशों के। अगर अन्य देखें तो अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूती प्रदान करना, यानी सार्क में जो देश है कुछ विकसित देश है और कुछ विकासशील देश है। तो जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को सहयोग प्रदान करे ताकि वह भी मजबूती के साथ खड़े हो सके। तो अन्य विकासशील प्रदेशों के साथ सहयोग को मजबूती प्रदान करना, जो भी विकासशील देश है उनको सहयोग देते रहे ताकि वो भी आगे बढ़ सके। सामान्य हित के मुद्दों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सदस्य राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ाना, यानी सामान्य हित यानी सामान्य उद्देश्य के मुद्दे अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है तो ये सार्क के जो देश है वो आपस में सहयोग करके उसको बढ़ावा दें, यानी जो उद्देश्य है सामान्य हित के उनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये सार्क के जो देश है वो आपसी सहयोग से उनको भी बढ़ावा दें। और अंतिम उद्देश्य सामान्य उद्देश्य वाले क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, यानी सामान्य उद्देश्य के जो क्षेत्रीय संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है उनको सहयोग भी प्रदान करे। तो सार्क एक दक्षिणी एशियाई क्षेत्र का एक संगठन है जो कि दक्षिण एशिया की जनता को कल्याण के लिए और उसको उन जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्य करता है। और दक्षिणी एशियाई देशों के आर्थिक, चाहे आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो या सांस्कृतिक मामला हो, उसके विकास के लिए कार्य करता है। और सदस्य देशों के साथ जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी और वैज्ञानिकी उनके पास है कि विकास करने की, वो आपसी सहयोग से एक दूसरे को सहायता करके एक दूसरे को बांटे जिससे कि प्रत्येक सार्क का देश है, सदस्य देश उन्नति कर सके। तो ये कुछ उसके उद्देश्य रहे। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हो ताकि हम आगे बढ़ सके। ये कुछ उद्देश्य है, यानी कि सार्क जो है वो दक्षिणी एशिया के लिए ही बना है, दक्षिणी एशियाई देशों का ही एक संगठन है और वहां के लोगों के कल्याण और उनके जीवन स्तर पर कार्य करेगा, उनकी आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक प्रगति के रूप में कार्य करेगा। और जो भी तकनीकी उनके पास है वो आपस में बांटकर सभी देश विकास करने में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ये इसी उद्देश्य के कारण बना है। सार्क या दक्षेस की संस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो इसकी पहली संस्था है शिखर सम्मेलन, यानी इसका सम्मेलन होता है उसे शिखर सम्मेलन कहा जाता है। यह दक्षेस की सर्वोच्च संस्था, यानी शिखर सम्मेलन है वो दक्षेस की सर्वोच्च संस्था है। इसमें सदस्य के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं, यानी जो सदस्य देश है उसमें जो शासन के अध्यक्ष है वो भाग लेते हैं, यानी जहाँ के राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति लेते हो, जहाँ पर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, यानी सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं, यानी शासन के जो अध्यक्ष होते हैं वो भाग लेते हैं, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। जिस देश में राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष है वहां पर राष्ट्रपति भाग लेता है और जहां पर प्रधानमंत्री है वहां पर प्रधानमंत्री होगा। शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रति वर्ष होना चाहिए, यानी शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रति वर्ष होता है, लेकिन यह आयोजन अब प्रति वर्ष नहीं होता, लगभग एक या दो वर्ष में एक बार हो रहा है, लेकिन होना प्रति वर्ष चाहिए। अगर देखा जाए तो इसके चार्टर में लिखा हुआ है कि आयोजन प्रति वर्ष होना चाहिए, लेकिन 2 वर्ष में एक बार लगभग हो जाता है। दक्षेस के सभी महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो इसी शिखर सम्मेलन में लिए जाते हैं, यानी कोई विषय महत्वपूर्ण विषय है तो उस पर निर्णय लेना है तो इस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत ही वो निर्णय लिया जाएगा। और अब तक 18 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं, यानी दक्षेस के 18 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं, यानी अभी तक वर्तमान तक 18 शिखर सम्मेलन इसके हो चुके हैं। अगर दूसरी संस्था देखें तो मंत्री परिषद दूसरी संस्था है। यह सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की संस्था है, यानी मंत्री परिषद में जो इसके सदस्य देश हैं उसके विदेश मंत्री शामिल होते हैं, यानी मंत्री परिषद एक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक संस्था है। इनकी बैठक 6 माह में एक बार होती है, 6 मंथ में एक बार इनकी बैठक होती है और आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी बुलाई जा सकती है। कार्य अगर देखें तो मंत्री परिषद के कार्य संघ की नीति निर्धारित करना, यानी संघ का जो संघ है ये संगठन उसके नीति निर्धारित करना यानी नियम बनाना,
सामान्य हित के मुद्दों के बारे में निर्णय लेना, यानी सामान्य हित के जो विषय हैं उसके बारे में निर्णय लेना, सामान्य जनता के हित है, उनको उन्नति के हित है या उनके कल्याण के हित है, उनके बारे में निर्णय लेना। और सहयोग के जो नए नए क्षेत्र हैं उनकी खोज करना, यानी सहयोग के नए नए क्षेत्रों को खोजना कि किन किन क्षेत्रों में और सहयोग किया जा सकता है, उन क्षेत्रों को खोजना। कुछ इस प्रकार के विषय हैं जिनके ऊपर यह मंत्रिपरिषद कार्य करती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और सार्क की जो संस्थाएं थी उसमें तीसरी संस्था हमने देखी स्थायी समिति के रूप में, जो कि अनुच्छेद 5 में लिखी गई है। अनुच्छेद 3 में है शिखर सम्मेलन और अनुच्छेद 4 में है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 5 में है स्थायी समिति। स्थायी समिति में सदस्य देशों के सचिवों की समिति होनी, यानी जो देश इस सार्क के संगठन के सदस्य हैं उनके जो सचिव हैं उनकी समिति स्थायी समिति होती है, यानी सचिवों की एक समिति होती है, वो स्थायी समिति होती है। इनकी बैठकें वर्ष में एक बार होती है, एक बैठक होती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार एक से ज्यादा भी हो सकती है, यानी आवश्यकता अनुसार भी बुलाई जा सकती है, लेकिन वर्ष में एक बैठक अनिवार्य है। अगर इनका कार्य देखें तो सहयोग कार्यक्रमों का निरीक्षण करना, यानी कि सार्क संगठन के अंतर्गत जो सहयोग कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों का निरीक्षण करने का कार्य इनका है। अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, यानी कि जो 8 देश इसके अंदर है वहां पर किस संबंध में प्राथमिकता से कार्य होना चाहिए या किस विषय पर प्राथमिक रूप से मुख्य रूप से पहले कार्य होना चाहिए, वह अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करने, यानी किस क्षेत्र में पहले कार्य होना चाहिए या इन 8 देशों में इसकी प्राथमिकता को निर्धारित करना भी इनका कार्य है। और अध्ययन के आधार पर सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करना, यानी अध्ययन करके इन 8 देशों के जो भौगोलिक स्थिति है उसका अध्ययन करने के बाद नए क्षेत्रों की खोज करने का, यानी सहयोग के कौन कौन से और नए क्षेत्र हैं उनकी खोज करना इस स्थायी समिति का कार्य है। अगर तकनीकी समिति देखें तो तकनीकी समिति अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आती है। इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यहाँ पर पहले तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बात थे, फिर विदेश मंत्री थे, फिर सचिव थे। अब यहाँ पर सिर्फ प्रतिनिधि भाग लेते हैं, सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं और ये अपने अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों को लागू करने में, यानी 8 देश है वो 8 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और 8 देशों के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए और उनमें समानता, समन्वय यानी समानता पैदा करने के लिए या सहयोग पैदा करने के लिए क्या क्या कार्य होने चाहिए उसके बारे में देखते हैं और उन्हें निरीक्षण करने के लिए ये उत्तरदायी, यानी अपने क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं सार्क के द्वारा उन कार्यक्रमों का निरीक्षण किनके द्वारा किया जाता है, तकनीकी समिति में जो प्रतिनिधि होते हैं सदस्य देशों के उनके द्वारा इनका निरीक्षण किया जाता है तथा उनमें समन्वय पैदा करने में यानी समानता या फिर सहयोग पैदा करने का कार्य भी तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है। तो ये 4 समितियां हुई, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। कार्यकारी समिति 5वीं संस्था है। कार्यकारी समिति 5वीं संस्था है जो कि अनुच्छेद 7 के अंतर्गत है। इसकी स्थापना स्थायी समिति द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 6 के द्वारा बनाई जाती है स्थायी समिति, उसके द्वारा ही कार्यकारी समिति की स्थापना की जाती है, यानी कि स्थायी समितियों के अंतर्गत ही अपना कार्य करती है। सचिवालय अनुच्छेद 8 के अंतर्गत है। इसकी स्थापना दूसरे सार्क सम्मेलन के बाद 16 जनवरी 1987 को की गई थी, यानी कि इसकी स्थापना, सचिवालय की स्थापना दूसरा जो सार्क सम्मेलन हुआ था उसके बाद 16 जनवरी 1987 में की गई थी। 16 जनवरी 1987 में सचिवालय की स्थापना की गई थी। 17 जनवरी 1987 से काठमांडू में सचिवालय ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 16 जनवरी 1987 को स्थापना हुई और 17 जनवरी 1987 से काठमांडू में इन्होंने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। महासचिव, जो सचिवालय का महासचिव होता है, उसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए रखा गया है और महासचिव पद सदस्यों को बारी बारी से मिलता है, यानी 8 सदस्य देश है तो 8 को बारी बारी से महासचिव का पद मिलता है। सार्क सचिवालय को 7 भागों में बांटा गया है, यानी कि सार्क का जो सचिवालय उसको कार्य
करने के लिए 7 भागों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक भाग के अध्यक्ष को हम निदेशक कहते हैं। यानी 7 भागों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक भाग का जो अध्यक्ष है वो निदेशक कहलाता है। काठमांडू स्थित सार्क सचिवालय ने कुछ केंद्र स्थापित किए अपने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और अपने सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की 2003 में। श्रीलंका में सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना श्रीलंका में की थी 2003 में। मालदीव में इन्होंने तटीय प्रबंधन केंद्र की स्थापना की थी। मालदीव में तटीय प्रबंधन केंद्र की स्थापना की थी। ढाका में कृषि एवं मौसम विज्ञान पर शोध करने के लिए इन्होंने 2 शाखाएं स्थापित की थी। ढाका में कृषि एवं मौसम विज्ञान पर शोध करने के लिए और दिल्ली में सार्क का एक शोध केंद्र स्थापित किया है। तो इस तरह काठमांडू सार्क सचिवालय ने 5 अपने केंद्र स्थापित किए हैं। 2003 में श्रीलंका में सांस्कृतिक केंद्र, मालदीव में तटीय प्रबंधन क्षेत्र केंद्र, ढाका में कृषि एवं मौसम विज्ञान पर शोध के लिए 2 शाखाएं स्थापित किए और दिल्ली में सार्क का एक शोध केंद्र स्थापित किया है। तो ये सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये 5 केंद्र स्थापित किए गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो अंतिम है वित्तीय प्रावधानों के लिए जो संस्था बनाई गई थी वो 7वीं संस्था है, जो कि सार्क के कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्य का अंशदान ऐच्छिक रखा गया। यानी सार्क के जो कार्य हैं उनको करने के लिए जो उसके सदस्य देश है उनका अंशदान ऐच्छिक रखा गया। यानी कोई अनिवार्य अंशदान नहीं, अपनी इच्छा से वो दे सकते हैं। कार्यक्रमों के व्ययों को सदस्यों में बांटने के लिए तकनीकी समिति की सिफारिश का सहारा लिया जाता है। यानी कार्यक्रम पर जो व्यय हुआ है, खर्चा हुआ है, उनको सदस्यों में आपस में बांटने के लिए कि कौन सा सदस्य कितनी राशि का भुगतान करेगा, उसको बांटने के लिए तकनीकी समिति की सिफारिश का सहारा लिया जाता है। यानी तकनीकी समिति बताती है कि कौन सा सदस्य कितनी राशि व्यय के रूप में भुगतान करेगा। अगर आगे देखा जाए तो सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए सदस्य देशों का अंशदान एक देखा जाए तो भारत का सबसे हाईएस्ट है। 32% सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए भारत प्रदान करता है। पाकिस्तान 25%, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका 11% ये तीनों व्यय करते हैं और भूटान तथा मालदीव 5% व्यय करते हैं। यानी भारत सबसे हाईएस्ट 32%, पाकिस्तान 25%, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका 11%, भूटान तथा मालदीव 5% व्यय का भुगतान करते हैं। सार्क या दक्षेश की अगर उपलब्धियों की बात करें तो पहली है भारत में सार्क विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय एक विश्वविद्यालय खुला है। भारत में सार्क का एक विश्वविद्यालय खुला है जो कि अंतरराष्ट्रीय एक विश्वविद्यालय है। तो भारत में सार्क का विश्वविद्यालय एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में खुला है। अगर दूसरी उपलब्धि देखें तो दक्षेश में दक्षिणी एशिया में मुक्त व्यापार समझौते, जिसको साफ्टा कहते हैं अगर शॉर्ट में, दक्षेश ने दक्षिणी एशिया में मुक्त व्यापार समझौते यानी साफ्टा को 2004 में स्वीकार कर लिया है तथा इसके अनुसार 1 जनवरी 2006 से लागू हो गया है। दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार जो समझौता हुआ था वो 1 जनवरी 2006 से लागू हो गया है। 2004 में उसको परमिशन मिली थी, स्वीकृति मिली थी और 1 जनवरी 2006 से इसे लागू कर दिया गया। इस समझौते के अंतर्गत 2013 तक सभी देशों के आपसी व्यापार में जो आयात शुल्क है उसको घटाकर 5% कर दिया। यानी कि कोई भी देश माल मंगवाता है इन सार्क देशों में से तो उसमें आयात शुल्क जो था उसको घटाकर 5% कर दिया है। तथा अल्प विकसित देश यानी जो विकसित नहीं है, अल्प विकसित देश इसके सदस्य हैं, उनको 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। यानी कि 3 वर्ष की उनको अतिरिक्त छूट दी गई है और इसके लागू होने से क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। तो दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकार किया गया 2004 में और 1 जनवरी 2006 से इसे लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत इसके सभी देशों को आपसी व्यापार में आयात शुल्क को घटाकर 5% कर दिया गया और अल्प विकसित देशों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। यानी कि 3 वर्ष ज्यादा की छूट इनको दी गई है और इसके लागू होने से क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही दक्षिण देशों ने आतंकवाद की समस्या के निपटाने के लिए
आपात प्रबंधन सहयोग कोष की भी स्थापना की है। दक्षिण देशों ने आतंकवाद की समस्या को निपटने के लिए आपात प्रबंधन में सहयोग करने तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई साझा कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। तो आतंकवाद की समस्या को निपटाने के लिए इन 8 देशों ने आपदा प्रबंधन में सहयोग करने तथा सांस्कृतिक क्षेत्र और पर्यटन के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के साझा कार्यक्रमों को लागू किया है। इसकी अंतिम उपलब्धि है 2010 में दक्षिणी एशियाई फोरम की स्थापना की गई। 2010 में दक्षिणी एशिया फोरम की स्थापना की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था दक्षिण एशिया में सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करना। यानी दक्षिण के अंदर ही 2010 में दक्षिणी एशिया फोरम की स्थापना की गई और इस फोरम का उद्देश्य था कि दक्षिणी एशिया में सहयोग की दृष्टि से जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श करना, साथ ही इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की अगर और किसी संस्था की स्थापना की आवश्यकता है तो उन संस्थाओं की साझा स्थापना करना, यानी इन सभी सदस्यों द्वारा साझेदारी के रूप में उस संस्था की स्थापना की जाएगी। तो 2010 में दक्षिणी एशिया फोरम की स्थापना करना और इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिणी एशिया में सहयोग की दृष्टि से जो विभिन्न मुद्दों पर विषय हैं उन पर विचार विमर्श करना है, साथ ही इस क्षेत्र के में सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की साझा संस्थाओं की स्थापना करना है। दोस्तों, हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।